हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया है एकदम। तो अपन ने न्यू सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10th की साइंस की, जिसमें अपन नए नए चैप्टर्स पढ़ रहे थे। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अपन ने 3 दिन पहले ही कंप्लीट किया था। तो लेक्चर नंबर 1 में बहुत कुछ पढ़ा था अपन ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको 3 दिन के लिए एनाफ कंटेंट दिया था कि आपको क्या करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से गो थ्रू करना था। एनसीईआरटी से गो थ्रू करने के बाद आपको उसके बारे में पूरा के पूरे नोट्स प्रिपेयर करने थे। पूरे नोट्स को एक बार गो थ्रू करके फिर एनसीईआरटी गो थ्रू करनी थी। एनसीईआरटी गो थ्रू करने के बाद आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना था। बट लेक्चर नंबर 1 इतना इनाफ था कि भाई आपने 3 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया हुआ। ये है आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 अपन ने क्या स्टार्ट किया था कि पहले तो समझा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस क्या होता है आप ही बताइए। कि आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसे वाइटल फंक्शंस होते हैं अपनी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं, जो आपकी बॉडी पूरे डे टू डे लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करती है। वही फंक्शंस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, जो ये 4 मेजर प्रोसेस अपनी बॉडी करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, जो इनटेक करना था, फूड का क्या करना था, इनटेक करना था। वो क्या था, एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ फंक्शन था। लाइफ फंक्शन उसके होने के बाद अगर आपने खाना ले लिया, फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता था, डाइजेशन का प्रोसेस होता था। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करवाते थे, खाने का पूरा तोड़ के उससे एनर्जी निकालते थे। अब एनर्जी एक अकेला इंसान तो रखेगा नहीं, एक अकेला ऑर्गन तो रखेगा नहीं। तो दूसरे ऑर्गन्स को भी ट्रांसपोर्ट करना था। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा था, ब्लड कर रहा था। तो ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। ये सारी चीजें इस चैप्टर में अपन की पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। फिर लास्ट जो प्रोसेस, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है आपके इन सारे प्रोसेसेस के बाद, वो प्रोसेस आउट करने का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन था। ये अपन ने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग वही चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट थे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब जोड़ना, कैटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ना। तो ये दोनों पार्ट अपन ने पढ़े थे। जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है तो वो लिविंग होते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में बताया था कि जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो क्या होता है, लिविंग होता है। तो ये बहुत कुछ अपन ने ये चीजें पढ़ी थी। फिर अपन ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टार्ट किया था। ये थोड़े बेसिक सी चीजें पढ़ी थी अपन ने स्टार्टिंग में। फिर अपन ने स्टार्ट किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वही था जिसमें प्लांट्स या जनरली जो भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ही फूड का इनटेक, मींस अपने अंदर बाहर से इनटेक ना करके अपने बॉडी के अंदर ही वो फूड का प्रिपरेशन करता और उसी फूड से क्या बनाता हो, एनर्जी बनाता हो। उस न्यूट्रिशन को क्या बोल रहे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह रहे थे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स 6C6H12O6। ये आपकी रिएक्शंस बताई थी, जो बैलेंस रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद आपकी स्प्लिटिंग, 3 फोटोसिंथेसिस की 3 इक्वेशन आपको बताई थी, 3 स्टेप्स बताए थे, स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन वगैरह। तो ये सारे आपको बता चुका हूं मैं आपके लेक्चर नंबर 1 में कि 3 स्टेप्स थे। फिर हाइड्रो कैसे इफेक्ट्स करती है, फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट्स पढ़े थे। सनलाइट बढ़ा दोगे या वाटर की आप एफिशिएंसी बढ़ा दोगे तो क्या होगा। तो ये सब कुछ अपन लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। आई होप यहां तक आप रिवाइज करके आए होंगे। तो लेक्चर नंबर 2 यहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। चलिए, तो अपना चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 यहां से, तो अपना चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो कि किसके ऊपर है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जो अपनी पहली जो स्लाइड आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये अपना क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। तो आपका ये दिख रहा है, जो ये पूरी बॉडी अपने ऊपर, जो ये पूरी बॉडी में जितना यहां से फूड इनटेक होने से जो आपकी बॉडी में यहां पे दिख रहा है ना, कि ये आपका जो यहां से जो फूड जा रहा है अपनी माउथ से अंदर से जा रहा है, यहीं से फंक्शन स्टार्ट होता है। न्यूट्रिशन का इनटेक यहीं से स्टार्ट होता है, और जहां एंड पार्ट, जहां से रेक्टम और एनस से जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस खत्म होता है, इसके बीच में जितनी भी
प्रोसेसेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मोटा मोटी मैंने आपको पीछे बढ़ा दिया है, स्टोमेटा वगैरह की उसके पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक के। हम यही चीजें अपने को पढ़नी है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भाई हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपन ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर ही बना रहा है, अपनी बॉडी से यूटिलाइज कर रहा है, अपने पूरी बॉडी में ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मींस बाहर से उसको इनटेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस उसको रॉ मटेरियल, जो उसका रॉ मटेरियल था वो CO2 कहां से ले रहा था, अपने एनवायरमेंट से ले रहा था। और हाइड्रोजन कहां से, मींस वाटर कहां से ले रहा था, आपके रूट्स के हेल्प से ले रहा था। तो उसको मोटा मोटी रॉ मटेरियल बाहर से ले रहा है, बाकी जो अंदर जो काम होगा, जो बनाने का वगैरह का काम होगा वो बॉडी के अंदर ही होगा। बट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सर ऐसा कभी सेम टू सेम नहीं होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है वही देखते हैं, चलिए। A mode of nutrition in which the organism depend on the other organism, plants or animals for their food because they cannot prepare their own food। मतलब इन्होंने पहली ही लाइन में क्या अपन ने लिखा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पे करे, किसी और पे करे। जैसे आप लोग भी खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेबल हो। मींस आपकी बॉडी में तो ऐसा नहीं है जैसे आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ी और आपके स्किन सेल ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और आपकी बॉडी के अंदर ही एनर्जी बन गई। ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा कोई जीव हो तो आप बता दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भाई ऐसा हम जीव है कि अपनी बॉडी में सनलाइट बन रही है और अपनी बॉडी में एनर्जी बन रही है। ऐसा कोई तो नहीं है ना बच्चों यहाँ पे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी क्षमता नहीं है फूड बनाने की, तो आपकी बॉडी कहां से लेगी, बाहर से इनटेक करने का प्रोसेस करेगी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं। अपन नॉर्मली वेजिटेरियन है, नॉर्मली अपन जो, मैं तो वेजिटेरियन हूं, नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो अपन किसके ऊपर डिपेंडेबल है, वेजिटेरियन लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। हरी सब्जियां आती है नॉर्मली, जो मार्केट से आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह लाते हो तो वो प्लांट सोर्स है। तो प्लांट सोर्स से आप अपना फूड का इंटेक कर रहे हो, तो आप किसी और पे डिपेंडेबल हो फूड या एनर्जी के लिए। मींस आपका दूसरे जैसे नॉन वेजिटेरियन जो मीट एग्स वगैरह इंटेक करते हैं, तो आप एनिमल सोर्स के ऊपर डिपेंडेबल हो आपके फूड सोर्स के लिए। मींस जो आप एनिमल सोर्स ले रहे हो उससे आप क्या बना रहे हो, एनर्जी बना रहे हो आपके लिए। तो फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। ये चीज समझ लीजिए। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस अपन ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक, अपन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक कि भाई अपनी बॉडी में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होती जिसके कारण अपनी एनर्जी अपनी बॉडी बना सके। तो अपन बाहर से जब तक इनटेक नहीं करेंगे फूड का, तब अपनी बॉडी फूड को तोड़ेगी नहीं, और तोड़ेगी नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी तो अपन मर जाएंगे। तो यही होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। These organisms are called heterotrophs। इनको क्या बोला जाता है, जिन ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। ये अपन सब कुछ पता ही है। तो टाइप क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, टाइप क्या है कि भाई अपना हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है। भाई अपन एक टाइप नॉर्मली अपन ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब दूसरी टाइप क्या है, मींस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक, बहुत तरीके के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपन जानते हैं क्लास 7 में पढ़ाया जाता है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन बोले तो मींस पूरा का पूरा फूड को या किसी भी फूड सोर्स को पूरा का पूरा इनटेक कर देना, उस चीज को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यही लिखा है। इंजेशन ऑफ द सॉलिड फूड अलाउड फॉलोड बाय द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एग्जांपल ह्यूमंस एंड अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपका जो भी फूड सोर्स है, जैसे मेरे पास मान लो कि एप्पल है, तो एप्पल को पूरा का पूरा मैं ऐसा का ऐसा ही इनटेक कर सकता हूं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलाद है, मान लो ग्रीन सैलेड है, तो ग्रीन सैलेड को जैसा का जैसा, जैसे ककड़ी है, ककड़ी को सीधा का सीधा मैं पूरा का पूरा इनटेक कर दूं, तो वो न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। तो इंजेशन ऑफ द सॉलिड फूड, द इंजेशन ऑफ द सॉलिड फूड। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब वही है कि भाई फूड का इनटेक करना, क्या करना, जस्ट अ सेकेंड ये यहां पे कर लेते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड इनटेक करना, क्या करना,
फूड को इनटेक करना मींस फूड को अंदर लेना आपके बाय माउथ, माउथ से पूरा का पूरा फूड को इनटेक करना, फॉलोड बाय मींस फूड इनटेक करने के बाद क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलने के बाद ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होंगे और सारे प्रोसेसेस होंगे जो अपन को आगे पढ़ने हैं। तो यही प्रोसेस क्या होता है, यही न्यूट्रिशन कौन सा कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अपन को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, बट सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक को अपना इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइप्स के एज अ टाइप पढ़ना है, जो कि अपन 7th में भी पढ़ के आ चुके हैं, बट 7th थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना फूड को क्या करे, इनटेक करे, जैसे डेड और जो ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मींस जो अपना फूड किसी मरे हुए इंसान से ले, जैसे फंजाई वगैरह होते हैं, जैसे कोई भी इंसान मर जाता है या कोई भी डेड एनिमल्स मर जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे कौए भी होते हैं, एक टाइप के स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर नहीं होके तो भी अब मान लो कोई फूड है, फूड मटेरियल बहुत टाइम से पड़ा है, आपकी कोई ब्रेड पड़ी है, तो ब्रेड मटेरियल क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद रखोगे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन या नॉर्मली ग्रीन स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो ग्रीन स्पॉट्स किसके होते हैं, फंजाई के होते हैं। तो वो फंजाई ही होती है एक टाइप की सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है, मींस जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पड़ा है उससे अपना न्यूट्रिशन, अपनी फूड को इनटेक करना, तो वो टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो एग्जांपल कौन से है, फंजाई और बैक्टीरिया। सीधी सी बात है, अपनी बॉडी मर जाएगी तो अपने ऊपर फंजाई, मतलब जब भी आपकी कोई भी इंसान की बॉडी मर जाती है उसके ऊपर सड़ना स्टार्ट होती है, मींस बॉडी क्या हो जाती है, सड़ना। इसीलिए कोई भी इंसान को अगर 6 से 7 दिन से ज्यादा रखा जाए तो उसकी बॉडी स्मेल करने लगती है, क्यों, क्योंकि कोई भी टाइप का अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा, तो पड़ी रहेगी, तो पड़ी पड़ी अपने ऊपर क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया फंजाई उसके ऊपर अटैक कर लेंगे, और उसके कारण डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या आती है, स्मेल्स वगैरह आती है। तो ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, अपन जानते हैं। दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिराइविंग द फूड फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ होस्ट, मींस कि कोई ऐसे मान लो लीच देखी हो, कभी कभी नॉर्मली आपकी जो टीवी शोज होते हैं खतरों के खिलाड़ी वगैरह जैसे, तो उसमें क्या होता है ना कि भाई आपने कभी देखा हो तो उसके ऊपर लीच डाल दिया जाता है। अगर बाय चांस लीच आपकी बॉडी पे चिपक गई तो लीच क्या करती है, एक टाइप की जो अर्थवर्म, मतलब ये आपका आर्थ्रोपोडा, मींस आप क्लास 12th में जाओगे ना तो एक लीच होता है आर्थ्रोपोडास या एनिलिडास किंगडम में आता है, तो आपके 11th में बॉटनी जूलॉजी में आया, तो जूलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है कि एक नॉर्मली जो ये आपका जो एनिलिडा किंगडम में आते हैं लीच वगैरह, तो लीच वगैरह अर्थवर्म के अंदर आते हैं, तो अर्थवर्म वगैरह ये लीच वगैरह क्या करते हैं, आपकी बॉडी में स्टिक हो जाएंगे, मींस आपकी बॉडी से चिपक जाएंगे और आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन निकालना स्टार्ट करेंगे, आपकी बॉडी में ऐसा चिपक जाएंगे कि आपके ब्लड वेसल्स को इतना जोर से खींचेंगे आपको दर्द होगा, और आप इसको अलग करने की कोशिश करोगे तो अलग भी नहीं होंगे, बहुत टाइटली चिपक जाएंगे। तो जो अपनी दूसरे की किसी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले, अपना फूड की सोर्स यानी अपने एनर्जी की क्या करे, पूरा ही करे, मींस अपने एनर्जी का सोर्स कंप्लीट करे, किसी से, किसी और की बॉडी से चिपक के, लाइक अ होस्ट, वो उनके लिए क्या है, होस्ट है। जैसे मेरी बॉडी में मान लो कोई लीच चिपक जाए और लीच अपने लिए, लीच के लिए मैं क्या हूं, होस्ट हूं, तो डिराइविंग द फूड सोर्स फ्रॉम द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हार्मिंग इट, उसको क्या करेगा, हार्म करेगा, और उससे क्या करेगा, मींस इसमें कौन सा एग्जांपल हो गया कि एक चीज का हार्म होगा और दूसरी चीज का क्या होगा, फायदा होगा। लीच का फायदा है, क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, अपना क्या होगा, नुकसान होगा, ऑलरेडी सी बात, अपन बीमार हो जाएंगे। तो कस्क्यूटा एक प्लांट होता है कि प्लांट के ऊपर चिपक के उसका क्या होता है, न्यूट्रिशन ले लेता है, और न्यूट्रिशन लेने से प्लांट क्या हो जाता है, मर भी जाता है। और लाइस, लाइस उसका दूसरा नाम है, लीच का क्या नाम है, दूसरा नाम है लाइस, लीच का दूसरा नाम है। और अर्थवर्म, अर्थ और टेपवर्म, टेपवर्म एक नॉर्मल सा, आपकी बॉडी में कभी टेपवर्म चला जाए, कभी आपकी फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आपको तो दिखेगा नहीं अगर एक्चुअल में टेपवर्म क्या है, तो टेपवर्म नॉर्मल छोटे से होते हैं, और टेपवर्म 1 से 2 मीटर तक लेंथ में कभी कभी चले जाते हैं। ये भी आपको क्लास 11th में अगर आप आते हो तो आपको पढ़ाया जाएगा टेपवर्म में, एनिमल किंगडम नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें ये सब चीजें पढ़ाई जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक अपने को नहीं पढ़ना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को आगे डिटेल में पढ़ना है, जो कि अपन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं, अपन यहाँ पे आ रहे हैं होलोजोइक
न्यूट्रिशन पे। जो पहला टाइप अपन ने पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। एक्चुअल में अपन का जो न्यूट्रिशन सोर्स है, जो अपन हेटेरोट्रॉपिक तो है, बट हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन से टाइप के है? सेप्रोफाइटिक नहीं है। अपन डेड और डिकिंग मटेरियल से अपना फूड सोर्स यानी एनर्जी सोर्स को कंप्लीट नहीं करते। तो थर्ड टाइप का भी नहीं है, पैरासाइटिक भी नहीं है। अपन किसी ऊपर के थोड़ी चढ़ के, मैं थोड़ी किसी ऊपर चढ़ जाऊंगा और अपना न्यूट्रिशन लूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइप जो था होलोजोइक, मतलब जो प्लांट का या एनिमल सोर्स है उसको पूरा का पूरा ग्रैब करो और उससे क्या निकालो? एनर्जी को निकालो। वही जो सोर्स होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसी के बारे में अपन क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ingest solid food, digest it, absorb nutrients and excrete the waste means ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करे? इंजेक्ट करे एक सॉलिड फूड को। मान लो एप्पल क्या है? एक सॉलिड फूड है। मैं सॉलिड फूड को पूरा का पूरा इंजेस्ट करूं, इंजेक्शन का प्रोसेस करूं, उसको खा लो। फिर उसको खाने के बाद आपकी माउथ क्या करेगा? उसको च्यू करेगा। च्यू करने के बाद आपकी पेट में जाएगा। किसके थ्रू? आपकी फूड कैनाल के थ्रू, मतलब फूड पाइप के थ्रू। फूड पाइप के थ्रू जैसे ही स्टमक में आया तो स्टमक के वॉल्स क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे बहुत सारे पेप्सिन वगैरह, जो आगे अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, आज ही पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके HCl वगैरह निकलेंगे, जो केमिकल्स निकलेंगे, मतलब एसिड वगैरह निकलेंगे, जो उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो पहला प्रोसेस मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इंजेस्ट करना सॉलिड फूड को, फिर उसको क्या करना? डाइजेस्ट करना, फिर उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। मींस जो डाइजेशन से आपने क्या निकाली है? एनर्जी निकाली है। डाइजेशन के बाद क्या होती है? एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी निकालने के बाद उस एनर्जी को हर बॉडी पार्ट को पहुंचाना है एब्जॉर्ब करके। तो मींस आपके डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करना, फिर उसके में से जो वेस्ट निकला है उसको बाहर निकालना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो 5 बेसिक स्टेप इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब 5 बेसिक से स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जो इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बस वही देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक स्टेप है वो क्या है? इंजेक्शन का स्टेप है। क्या है? इंजेक्शन का स्टेप है कि पहला न्यूट्रिशन कौन सा होता है? मींस पहला जो प्रोसेस आपको करना है वो किसका है? इंजेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। तो टेकिंग इन फूड मींस फूड को इनटेक करना बाय द हेल्प ऑफ द माउथ, उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मींस माउथ को, मींस फूड सोर्स को आपके माउथ सोर्स से, आपके माउथ से आपकी बॉडी में पहुंचाना, ताकि वो अपन की बॉडी उससे क्या कर सके? एनर्जी को अलग कर सके। तो आपके माउथ ही वो हेल्प करेगा इंजेक्शन में। तो माउथ की हेल्प से फूड को लेना, उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या होगा? डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा? ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। आपका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। मींस जो आपका फूड है, मींस मान लो आपका जो जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये एप्पल है, ठीक है। अब ये एप्पल एक कॉम्प्लेक्स फूड है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बनाना है? एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लाना। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा इतनी बड़ी बॉडी नहीं है। आपकी पूरा एलिमेंट्री कैनाल 7 से 8 मीटर का है, जिसमें नॉर्मली 10 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल, 10 मीटर में एलिमेंट्री कैनाल में 7 से 8 मीटर का तो क्या है आपका? नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, और बहुत पतले पतले ट्यूब्स है। और इतने में इतना बड़ा फूड आपका एब्जॉर्ब मींस इतना बड़ा डाइजेशन भी नहीं हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी उसमें से क्या निकाल पाए? एनर्जी निकाल पाए। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स फूड से उसको किस में लाना? सिंपलर फॉर्म में लाना। इसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ताकि भाई बड़ा बड़ा जो फूड है आपके माउथ में, सबसे पहले आपके माउथ में इंजेक्शन जब होता है तब आपकी टीथ क्यों लगाए गए? ताकि जो बड़ा सा फूड पार्टिकल है उसको क्या कर दिया जाए? छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि इजीली आपके फूड पाइप जो नैरो सा ही है, मतलब पतला सा ही पाइप है, तो पतले से पाइप से इजीली उसमें जा पाए। इजीली जाने के बाद उसमें क्या हो? आपके कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? आपके इस प्रोसेस को नॉर्मली आपकी बॉडी जब आपका फूड इंटेक कर रही है तो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये डाइजेशन का प्रोसेस आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड्स को सिंपल वन में लाने के लिए क्या होता है? डाइजेशन होता है। सेकंड, थर्ड क्या होता है? अरे थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का। आपकी बॉडी ने क्या किया? आपने जो फूड इंटेक किया था उसमें डाइजेशन किया। डाइजेशन करने के बाद एनर्जी निकाले। एनर्जी निकालने के बाद एब्जॉर्ब तो करनी पड़ेगी ना एनर्जी।
आप वैसे ही पड़ी रहेगी एनर्जी, आपके क्या काम की? तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को यूज करना। तो एब्जॉर्ब कौन करवाता है? न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। आपके जो स्टमक है उसके बाद जैसे आपके स्टमक ने फूड को डाइजेस्ट करवा दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आपके ब्लड फॉर्म आएंगे, वहां से एब्जॉर्ब करेंगे उसको। ब्लड ने क्या किया? न्यूट्रिएंट्स ने, न्यूट्रिएंट्स जितने भी थे आपके फूड मटेरियल में, जितनी भी एनर्जी थी उसने ब्लड ने क्या कर दी? एब्जॉर्ब कर दी। और ब्लड ने एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में क्या कर दी? ट्रांसपोर्ट कर दी। फिर क्या होता है? एसिमिलेशन। चौथा प्रोसेस क्या होता है? एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर द एनर्जी एंड द ग्रोथ। मींस आपने एनर्जी बनाई, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज तो करो। सर आपने कुछ चीजें ली है, अब मान लो मैंने कुछ चीजें ली, मान लो मेरे पास ये आईपैड है, आईपैड लिया है, तो आईपैड का यूज ही नहीं करूंगा, मैं मार्केट से लेके आ गया, मैं इसको पढ़ा रखूंगा, तो वो मेरे क्या काम था? एक्चुअल में जो आपने एनर्जी बनाई है, इतनी आपने खपत की है, मींस बाहर से इतनी मेहनत करके वेजिटेबल्स लाए हो, उसको खाया है, आपकी बॉडी ने इतना काम किया है उसके ऊपर डाइजेशन के लिए 3 से 4 घंटे, बट आप उसकी एनर्जी बनाई है, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर दिया, अब एनर्जी का यूज तो करो। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ द यू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर द एनर्जी एंड द ग्रोथ। लास्ट प्रोसेस क्या होता है? इजेशन का। रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, मींस जो बाहर से आपने इनटेक किया उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी, बहुत सारा कुछ आपकी बॉडी के काम का नहीं होगा, तो उसको बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। इंजेशन और इजेशन में फर्क होता है। आई से स्टार्ट होने वाला इंजेशन, इंजेशन में फूड को इनटेक करते हैं। इजेशन ई से स्टार्ट होने वाला बाहर निकालने वाला प्रोसेस है, जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। आई होप यहाँ से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। मींस जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल वाले, उनके ऊपर मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो भी करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अमीबा खुद तो थोड़ी बनाता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तब क्या करेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, जब सनलाइट नहीं होगी तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको सेम क्लास 11 में आप आओगे तो प्लांट के नंबर पढ़ाया जाएगा। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म, भाई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आपको पढ़ना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एग्जांपल लाइक अमीबा। अब कौन सा एग्जांपल लेते हैं? सबसे महान होता है भाई अपना क्या? अमीबा। तो अमीबा में क्या देखना है आपको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखना है। क्या देखना है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक टाइप का क्या है? यूनिसेलुलर, एक पूरा अपने फंक्शंस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ एक ही सेल में पूरा कर देता है। छोटे से मटेरियल है, छोटे से लाइफ है, छोटी सी लाइफ में एक ही सेल में गुजारा कर देते हैं और खत्म हो जाते हैं। एग्जांपल किसका है? सिंपल ऑर्गेनिज्म में अमीबा का है। यूजेस द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? नॉर्मल से सब अपने को पता है कि अमीबा क्या करते हैं, ये सब, ये अमीबा वगैरह तो आप क्लास 7 से साइंस में पढ़ाया जाता है। ये सूडोपोडिया क्या होता है कि अमीबा अपना शेप चेंज करता है। क्या करता है? चेंज, ताकि भाई फूड पार्टिकल जो भी उसके पास आया है, तो पहले उसका शेप मान लो यू था, तो जैसे जैसे पास आया तो उसने अपना शेप चेंज किया ताकि इस फूड पार्टिकल को क्या कर सके? अंदर कर सके। फिर वो अपनी बॉडी से थोड़ा सा डिटैचमेंट करेगा और फिर वो अपनी बॉडी में जैसे ही फूड को इंटेक कर देगा तो अपनी बॉडी को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। तो सूडोपोडिया वही होता है, अपनी बॉडी का शेप चेंज करना फॉर द इंटेक ऑफ द फूड मटेरियल। टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन टू दी साइटोप्लाज्म। एक्सटेंड करना, अपनी बॉडी को क्या करना? चेंज करना, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके उस फूड मटेरियल के पास में लाना और उसको ग्रैब करना, उसी को बोलते हैं सूडोपोडिया। टू सराउंड एंड एनगल्फ ऑफ द फूड पार्टिकल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो फूड पार्टिकल उसके पास है उसको इनटेक करने के लिए। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है? जो स्टेप्स अपन ने अभी ऊपर पढ़े होलोजोइक न्यूट्रिशन में, सेम टू सेम स्टेप्स है। इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड इज इनगल्फ्ड बाय द फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल। अब नॉर्मली इनके अंदर क्या होती है? फूड वैक्यूल होता है। अपने अंदर जैसे स्टमक होता है, इनके अंदर फूड वैक्यूल होता है। जो भी फूड पार्टिकल का इंटेक किया है, सूडोपोडिया बनाया था, सूडोपोडिया बना के जो पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल उन्होंने अंदर लिया है, वो किसके अंदर डालेंगे? सीधा फूड वैक्यूल के अंदर डालेंगे। अपन सीधा कहां डालते हैं? फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद सीधा स्टमक में गिरता है ना, तो इनके सीधे कहां ले जाते हैं? उनको फूड वैक्यूल के पास ले जाते हैं। फूड इज एनकल्ड बाय फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर ले जाते हैं। डाइजेशन। सॉरी, डाइजेशन। एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इनटू द वैक्यूल टू ब्रेक डाउन। अब एंजाइम्स
अब सारा का सारा प्रोसेस इनका क्या होगा, एक फूड वैक्यूल में कंप्लीट होता है, क्योंकि सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल में जो ऑर्गेनल्स होंगे, मींस जो अपन पढ़ के आए हैं नॉर्मली, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, आपका जो ईआर वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब जो इनका फूड वैक्यूल होता है नॉर्मली, उसी में क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है। जो नॉर्मली फूड को कहाँ ले गए थे, आपके फूड वैक्यूल में ले गए थे ना, तो एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इनटू द वैक्यूल टू ब्रेक डाउन द फूड, मतलब जितना भी आपका ब्रेक डाउन करना है वो कहाँ होगा, फूड वैक्यूल में होगा, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या दी, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एक ही स्टेप में लिख दिया उन्होंने। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू दी साइटोप्लाज्म, जो भी आपने उसमें से ब्रेक डाउन किया है, डाइजेशन किया है, उससे एनर्जी निकली होगी, तो उससे क्या करेंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, वही होता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में। सेम टू सेम इजेशन, वाटर इज रिमूव बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, वेस्ट इज रिमूव बाय द रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो भी आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसको खोल दिया जाएगा, वापस सूडोपोडिया बना दिया जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा। ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि अपन बहुत पिछले क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो आई होप यहां तक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन द सिंपलर ऑर्गेनिज्म भी आपको समझ में आया होगा। तो मोटा मोटी चैप्टर अपना यहां तक आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इसको, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन 5.3 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए द एलिमेंट्री कैनाल, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो पूरा जहां से, ध्यान से समझना बच्चों, जो अपन ने स्टार्टिंग में ये डायग्राम बनाया था ना, यहां से देखते हैं, देखिए चलो, तो यहां से जो ये माउथ का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेके ये स्टमक से जाते 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 ये जो पूरी जो ये आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में जहां पे ये एनस खत्म होती है, यहां से ये पूरी जो ट्यूब बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल इतनी बड़ी है जो माउथ से स्टार्ट होके नीचे एनस तक जाती है। इसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्ट किसका है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो स्टार्ट माउथ से होकर एनस तक खत्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं उसको, एक लॉन्ग ट्यूब है फ्रॉम द एनस माउथ टू एनस। आपकी क्या होती है, ये ट्यूब दिखती है आपको, माउथ से लेके एनस तक जो ट्यूब है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सपोर्टेड बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके साथ इनका सपोर्ट कौन करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। अगर ये लीवर है या ये सलाइवरी ग्लैंड्स है अपना काम ना करे तो अपना डाइजेशन आधा अधूरा रह जाएगा। पैनक्रियास जब तक अपनी पैंक्रियाटिक जूस नहीं देंगे तब तक अपना मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स वगैरह नहीं टूटेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स अपने माउथ में जब तक सलाइवा मिक्स करके फूड के साथ उसको नहीं तोड़ेगी तो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टार्च का जो डाइजेशन है वो भी स्टार्ट नहीं होगा। और स्टार्च का अगर डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके स्टमक को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो अपना माउथ के जो प्रोसेस, मतलब माउथ में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन में हेल्प भी कौन करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड करते हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। आप देखिए ऑर्गन इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, मैंने ये पूरा इतना इजी फॉर्म में आपके लिए कर दिया है। जैसे ऑर्गन के बारे में उसका पूरा फंक्शन लिख दिया है, इसके बाद में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस अपन ये पूरे अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन क्या है, ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले आपको समझो ये नहीं कि भाई ऑर्गन क्या, कौन से ऑर्गन इसमें काम करने वाले हैं और उनका काम क्या है एक्चुअल में, तब तक आपको प्रोसेस समझ नहीं आएगा। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उस प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। तो पहला जो ऑर्गन और उसका फंक्शन है वो क्या है, माउथ, जहां से आपका पहली शुरुआत होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बेसिक स्टेप, जो पहला स्टेप होता है किसी फाउंडेशन का, वो क्या है, इधर च्यूइंग द फूड प्लस मिक्सिंग विद द सलाइवा। क्या है, च्यूइंग द फूड। पहला आपको क्या करना है, फूड जो आपने इनटेक किया है, मान लो मैंने एप्पल को खाया है तो उसको अच्छे से च्यू करना, उसको अच्छे से बाइट करना।
नॉर्मली आपको बोला जाता है कि 30 टू 40 टाइम्स आपको क्या करना है, किसी चीज को बाइट करना है, ताकि वो इजीली उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट पाए, ताकि अपनी बॉडी में इजीली जाए और इजीली उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो चूइंग फूड प्लस मिक्सिंग विद द सलाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। मींस मोटा मोटी आपका जो डाइजेशन, स्टार्च कहाँ खा रहे हैं, रोटी में स्टार्च होता है, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो मोटा मोटी जो आप खा रहे हो, आपका जो मेन अनाज जो खा रहे हैं ना, तो अनाज का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आई होप माउथ का क्या, बक्कल कैविटी यानी जो ये माउथ का जो ये पूरा का पार्ट है, ये माउथ के जो इतना एरिया आपको दिख रहा है ना, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो माउथ का पार्ट आई होप समझ में आया होगा कि टीथ का काम है कि उसको अच्छे से च्यू करना, फिर उसको मिक्स करना। जो टंग का पार्ट है, मीन टीथ का पार्ट तो च्यू करना है, टंग का पार्ट क्या है, मिक्स करना है अच्छे से सलाइवा के साथ। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या, जो ये सलाइवा जो निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, इसमें ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे प्रोसेस में, जो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। फिर आते हैं ईसोफेगस पे। किस पे आते हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप पे। मींस फूड पाइप में ऐसा क्या होता है, pushes the food to the stomach using the peristalsis। जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बताए थे, आप जैसे ही खाना खाते हो तो आपकी फूड पाइप हिलने लगती है, आपका स्टमक हिलने लगता है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, अगर अच्छे से उसको हिलाओगे अलग हिलाओगे तो जो आपका माउथ में अनच्यूड पार्ट रह जाता है, बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है कि अनच्यू रह जाए, तो उसको हिलाने से, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो मिक्सिंग हो जाती है अच्छे से सलाइवा के साथ। आपके आपके फूड पाइप में भी ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती है, जो उसको मिक्स करना जरूरी है। आपका जो ये पार्ट जहां तक माउथ से नीचे जा रहा होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं, उसके साथ मिक्स होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग करनी पड़ेगी ना। तो मिक्सिंग का काम कौन करेगा, ईसोफेगस करेगा, फूड पाइप करेगा। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। ये तीसरी चीज आती है स्टमक। क्या आती है, स्टमक मिक्सेस द फूड विद द HCl। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके बॉडी में एसिड निकलता है। मींस एसिड तो अपने लिए क्या है, सबसे हानिकारक है। मींस HCl, मान लो मेरी एक अंगुली है, अंगुली के ऊपर एक कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट HCl, एक होता है कंसंट्रेटेड HCl। अगर मैं अपनी अंगुली पे कंसंट्रेटेड HCl डालूं तो ये अंगुली के आर पार वो एसिड चला जाएगा और आपकी अंगुली में छेद हो जाएगा। मींस आपका HCl इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी बोन को भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में HCl निकल रहा है तो भी आपकी बॉडी को कुछ फील नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, ये सारा अपन उस प्रोसेस में भी समझेंगे। आपको अभी भी बता देता हूं, आपकी बॉडी में HCl निकल रहा है, आपकी बॉडी में इतना कुछ हो रहा है, तो भी आपकी बॉडी की, आपके स्टमक को कुछ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो स्टमक की लेयर्स होती है वो इतनी मोटी है और इतनी प्रोटेक्टिव है ताकि आपकी बॉडी में HCl फैले ना। और HCl इतना स्ट्रॉन्ग ना, मतलब आपका जो HCl बनता है वो इतने कम टाइम में बनता है। आपका HCl हर टाइम नहीं बनता, आपका फूड जब तक स्टमक में आता है, तब जैसे ही स्टमक में एंटर होगा तो HCl निकलना स्टार्ट होगा और HCl उसी को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और आपका HCl का और क्या काम होता है, फॉरेन जो मटेरियल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी क्या करना, निकालना। तो स्टमक में फिक्स होता है फूड विद द HCl एंड द पेप्सिन टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। अब HCl के साथ ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, लाइक पेप्सिन, जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को, जो कि आपको आगे पढ़ना है प्रोसेस में, पेप्सिन क्या होता है वगैरह, जो आपको अभी पढ़ाते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या रखना है, ऑर्गन और फंक्शन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ का फंक्शन क्या था, च्यू करना था, मिक्स करना था विद द सलाइवा। इसोफेगस का फंक्शन क्या था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करना। स्टमक का फंक्शन क्या था, HCl और पेप्केस को, पेप्सिन को, पेप्केस का दूसरा नाम पेप्सिन होता है या पेप्सिन का दूसरा नाम पेप्केस, जो भी आप बोलना चाहे, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। आपका क्या करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। कहां करेंगे, आपके स्टमक में। फिर आते हैं स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे आएंगे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजर साइट ऑफ द डाइजेशन। आपको लगता होगा कि भैया अपना मेजर जो डाइजेशन हो रहा है वो पेट कर रहा है, बट आप यहाँ पे क्या कर देते हो, गलती कर लेते हो। आपका मेजर जो डाइजेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन भी मोटा मोटी कहां हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स में हो जाता है।
तो इसीलिए तो बोला बच्चों, जो 10 मीटर का जो एलिमेंट्री कैनाल है, 7 से 8 मीटर का तो आपका सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो 7 से 8 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर ऑफ द पार्ट होता है, मेजर ऑफ द डाइजेशन पार्ट होगा, मेजर आपका काम होना है, क्योंकि आपको भी पता है कि एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन होना है, इसीलिए तो भगवान ने इतना बड़ा मूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो भाई 10 मीटर में से 7 से 8 मीटर वो क्यों बनाया है, इसको इतना बड़ा बनाया गया है। तो मेजर ऑफ द पार्ट डाइजेशन का वही होगा, इजी सी बात है। और एब्जॉर्प्शन का भी मोटा मोटी पार्ट उधर ही होता है। तो दूसरी चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दूसरा बड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब द वाटर एंड फॉर्म्स द एंड स्टोर द फीसेस। मींस आपकी बॉडी में ऐसा वेस्ट मटेरियल, बहुत सारा वाटर निकलता है, बट वाटर को रीएब्जॉर्ब करना ही काम होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन का सबसे इंपॉर्टेंट काम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वरना आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। इतना सारा वेस्ट मटेरियल बनता है ना, तो वेस्ट मटेरियल के साथ पानी भी जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में सारा डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेशन के साथ बहुत सारा पानी भी होता है। एक्सक्रीशन जो निकलता है ना, एक्सक्रीटा आपका, तो एक्सक्रीटा के साथ बहुत सारा पानी भी निकल जाएगा। अगर ये पानी निकल जाए ना, तो आपकी पानी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बट लार्ज इंटेस्टाइन क्या करवा देता है? उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एब्जॉर्प्शन का, तो वाटर का करवाता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या करता है? स्टोर करके रखता है फीसेस को, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करके रखता है, और जब भी मौका मिलता है फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? एक एनएस होता है, रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द इजेशन प्रोसेस। जो वेस्ट का प्रोसेस, जो वेस्ट का जो प्रोसेस है वो निकालने का काम कौन करेगा? एनएस करेगा। तो आई होप यहां तक मैंने 6 ऑर्गन्स लिखे थे और उसके मेजर फंक्शंस लिखे थे आपके लिए इजी फॉर्म पे बनाने के लिए। वरना आप पैराग्राफ के फॉर्म में जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, वो कभी भी पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो ये जो आपकी डिटेल स्टडी है, स्मार्ट स्टडी कहलाती है। तो स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपकी 10th में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो ऑर्गन और फंक्शन आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इन द ह्यूमंस। अब एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है, कैसे इतने सारे ऑर्गन्स पढ़े, इतने सारे फंक्शन पढ़े, एक्चुअल में अब प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब ध्यान देना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब आप आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला अपन ने ऑर्गन पढ़ा वो कौन सा था? बक्कल कैविटी का ऑर्गन था, बक्कल कैविटी या माउथ का ऑर्गन था। तो पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले मान लो मैंने कुछ फूड इनटेक किया, मान लो मैंने एक एप्पल का वाइट लिया, उसको लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे? च्यू करेंगे। तो टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फ्रूट। मीन्स टीथ क्या करेंगे? च्यू करेंगे, और फूड को क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे। इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कहीं, या तो ऐसा नहीं होगा। मींस आपके एनसीईआरटी में आई थिंक होना चाहिए मैकेनिकल डाइजेशन का वर्ड। तो आपके जो टीथ च्यू करेंगे और उसको फूड को क्या करेंगे? अच्छे से ग्राइंड करेंगे, उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें क्या लग रही है? आपका मसल्स की जो फोर्स लग रही है ना, आपकी जो टीथ की में क्या कर रहे हैं? मसल हिला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा, सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवा अपने आप तो बनता नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है आपके? एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स अपर लिप के यहाँ होती है, एक आपके टंग के नीचे होती है, और एक यहाँ पे आपके चीक्स के यहाँ होती है। तो 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़नी होती है, जो आपको ऐसे 11th में आपके पढ़ाया जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो करनी है, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपका क्या करती है? सलाइवा बनाती है। तो सलाइवा क्या करना है? सलाइवरी कंटेन द सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एंजाइम है, क्या है? इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो स्टार मार्क में कर देता हूं, ये एंजाइम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? सबसे पहले जो माउथ से जो आपका फूड का जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जो डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था, जो स्टार्च का प्रोसेस स्टार्च का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो कौन करवाता है? सलाइवरी एमाइलेज ही करवाता है। सलाइवा में ऐसा एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो फूड का जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। बिगिंस द स्टार्च टू दी शुगर डाइजेशन। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देना? शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। यही काम होता है सलाइवरी एमाइलेज का। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। टंग का काम क्या है? टंग का हेल्प इन मिक्सिंग एंड फूड एंड स्वॉलोइंग। मिक्स करना अच्छे से सलाइवा को, किसके साथ? फूड के साथ। क्यों? क्योंकि अगर सलाइवा अच्छे से मिक्स होगा तो स्टार्च का डाइजेशन भी मोटा मोटी माउथ में 30% नॉर्मली बोलते हैं, 30% कंप्लीट हो जाता है। किसमें? माउथ में आपका स्टार्च का डाइजेशन। बाकी किसी का नहीं, ओनली स्टार्च का डाइजेशन कहां पे कंप्लीट हो जाएगा? 30%
माउथ में अगर अच्छे से मिक्स होगा। तो टंग का काम है मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड स्वॉलोइंग, निकलना। आई होप यहां तक आपको पहला प्रोसेस समझ में आया होगा। अब आपका माउथ का काम खत्म हो गया, अब कहां पे आते हैं, ईसोफेगस में आते हैं आपके, क्या आते हैं, फूड पाइप में आते हैं। कहां पे आते हैं, फूड पाइप में। फूड इज मूव टू द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्सिस, फूड को कहां मूव करवा दिया जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की हेल्प से, हिलाने की हेल्प से कहां मूव करा दिया जाता है, आगे मूव करवा दिया जाता है। इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल को ऐसे हिलाना जोर जोर से फूड पाइप, बट अपने को फील नहीं होता क्योंकि बीच में बहुत सारी लेयर्स है मसल की, इस कारण से फील नहीं होता। कभी आपका फूड खा रहे हो तो हाथ यहाँ पे रख के देखना, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे मूव कुछ हो रहा है अंदर, तो वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। तो नो डाइजेशन हैपेंस हियर, यहाँ पे कोई भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता, बट एक्चुअल में फूड को मूव करवाने के लिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जरूर होता है। तो पहला आपको बोलेंगे कि पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम कौन सा निकलता है, कौन सा फर्स्ट एंजाइम निकलता है आपके डाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट होने में, तो आपको बोलना है सलाइवरी एमाइलेज। आपसे पूछा जाएगा कि कोई टाइप का डाइजेशन फूड पाइप में अगर होता है क्या, तो कि नहीं, कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई मूवमेंट होता है क्या, कि हाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। थर्ड आते हैं स्टमक पे। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, देखिए यहां से ऐसा बनके ये यहां से ऐसा जे शेप्ड ऑर्गन लगता है। क्या होता है, ऐसा जे शेप्ड, आपका जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो जे शेप का ऑर्गन होता है। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, जुजिनम, ड्यूडेनम, इलियम नहीं, आपकी जो नॉर्मली 3 टाइप के ऑर्गन, मतलब 3 टाइप से ही बना होता है। ये भी आपके 11th में पार्ट पढ़ाए जाएंगे कि भाई आपको इतना याद रखना है अभी तक कि भाई स्टमक में जे शेप्ड ऑर्गन होता है। फिर फूड स्टेज देयर फॉर द 3 to 4 आवर्स, फूड कितने टाइम के लिए रहता है, 3 से 4 घंटे के लिए रहता है सर। डाइजेशन का सबसे लंबा प्रोसेस कहां पे होता है, आपका यहाँ पे, आपके पेट में, आपके स्टमक में। आपका एक्चुअल में जो पेट बोलते हैं ना, वहां पे स्टमक में आपका होता है डाइजेशन। ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल सीक्रेट, अब आपके जो ग्लैंड्स, आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, अब स्टमक में एक चीज समझो, स्टमक में क्या होते हैं, अब स्टमक में ये अपने स्टमक बना दिया, ये जो स्टमक की जो ये वॉल्स है, अब ये जो वॉल को मैं थोड़ा थिक कर देता हूं, तो ये वॉल्स में प्रेजेंट होती है, वॉल्स ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होता है, वॉल्स ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होती है क्या, आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जैसे ही फूड इस स्टमक के अंदर एंटर करता है, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट्स व्हेन फूड एंटर्स, व्हेन फूड एंटर्स, मीन जैसे ही ये डाइजेस्टिव वॉल पे प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव का जैसे ही फूड एंटर होता है ये एक्टिवेट हो जाती है। और ये ग्लैंड्स कौन सी होती है, HCl ग्लैंड होती है, मतलब नॉर्मली एक ग्लैंड होती है जो HCl रिलीज करती है। ग्लैंड का नाम आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि क्या रिलीज करती है, HCl रिलीज करती है। HCl किल द बैक्टीरिया एंड क्रिएट द एसिडिक मीडियम। अपना फूड नॉर्मली बहुत तरीके से मीडियम से निकलता है, आपके माउथ से आपके पेट तक आने तक नॉर्मली एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, बट जहां पे अगर पेट में जब तक जैसे ही स्टमक में आ गया, तो स्टमक में HCl निकलेगा ना, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, और पूरे आपकी जितने भी आपकी क्या बनता है, पूरा जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट जल्दी होता है। ठीक है, तो किल करेगा बैक्टीरिया को और क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम को। और दूसरे टाइप की जो ग्लैंड होती है वो निकालती है पेप्साइन एंजाइम। क्या निकालती है, पेप्सिन एंजाइम निकालती है, जो डाइजेशन करता है प्रोटीन्स इन द एसिडिक मीडियम। ये डाइजेशन कब स्टार्ट करेगा ये एंजाइम, जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। और ये एसिडिक मीडियम में क्या करता है, प्रोटीन, जो आपके फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको तोड़ने का काम किसका होता है, पेप्साइन एंजाइम का होता है। तो आपको फर्स्ट एंजाइम क्या याद रखना था, जो आपका डाइजेशन के प्रोसेस में स्टार्ट हो रहा है, वो क्या था, सलाइवरी एमाइलेज था। तो दूसरा आपका जो एंजाइम आया है, वो दूसरा एंजाइम कौन सा है, आपका पेप्सिन है, जो कि पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को, इसके पीपी से याद रख सकते हो आप, प्रोटीन और पेप्सिन, तो इसका रिलेशन है कि प्रोटीन को तोड़ना, और सलाइवरी एमाइलेज का प्रोटीन स्टार्च को तोड़ना। फिर तीसरे टाइप की न्यूक्लियर निकलती है म्यूकस, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द HCl। आपके जो थिक कोटिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो
HCl निकलेगा तो उससे आपके स्टमक को हार्म ना हो। तो पहली तो आपके हार्म नहीं होगा क्योंकि थिक लाइनिंग होती है आपके स्टमक की। और दूसरा क्या निकलता है, म्यूकस, एक ग्लैंड होती है नॉर्मली आपके स्टमक की जो वॉल पे ही, तो वो क्या निकालती है, म्यूकस को निकालती है। और म्यूकस क्या करता है, आपके HCl से उसको बचाता है। ये होता है स्टमक का प्रोसेस। चौथे पार्ट में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट। देखो 7 मीटर मैंने आपको बोला लगा हुआ है। साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट। जितना भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, पूरा का पूरा डाइजेशन कहां पे खत्म हो जाएगा, आपके प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा। फिर रिसीव द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम। अब यहाँ पे कौन कौन से जूसेस आते हैं, मैंने आपको क्या बताया, आपको याद करो, ये रही, आपको क्या बताया था, सपोर्टेड बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड लाइक द सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियास। ये जो लीवर पेनक्रियास के जो जूसेस है ये अब यहाँ पे आएंगे। देखो, रिसीव द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर, सीक्रेट्स द बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो भी बाइल निकालने का, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज मत होना, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइल कौन निकालता है, बाइल एक टाइप का जूस होता है जो कि नॉर्मली आपके फैट्स को डिसॉल्व करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। बाइल निकालता कौन है, ऑर्गन कौन सा है, ऑर्गन होता है लिवर का। स्टोर किसमें होता है, गॉल ब्लैडर का। लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर ही निकाल देता है, बट गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर करने का काम है, ना कि उसको बनाने का काम। बनाने का काम कौन करेगा, आपका लीवर करेगा, बट स्टोर करने का काम कौन करेगा, गॉल ब्लैडर करेगा। विच एमल्सिफाइज द फैट, मींस फैट को, जो फैट के जो बड़े बड़े पार्टिकल, ग्लिसरॉल वगैरह जो आते हैं, वो किसको तोड़ने का काम कौन करेगा, ये बाइल करेगा। पेनक्रियास सीक्रेट द एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। अब पेनक्रियास में एक तीसरे टाइप का एंजाइम आ गया। पहला जूस आया आपके पास, अभी क्या आया, पहला जूस आया, तीसरा एंजाइम है। तीसरा एंजाइम कौन सा है, थर्ड एंजाइम। थर्ड एंजाइम कहां आया, ट्रिप्सिन आया। ट्रिप्सिन क्या करेगा, सेम आपके, उनका काम क्या था, पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को तोड़ना। सेम ट्रिप्सिन का काम भी क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। क्या करना, प्रोटीन को तोड़ना। जो भी प्रोटीन अगर स्टमक में बच गए हो तो उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कहां पे करना, पेनक्रियास में, मींस आपकी जो इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का होता है। क्योंकि प्रोटीन ऐसे बहुत हार्ड मटेरियल होते हैं जो कि एक्चुअल में वहां पे पूरी तरह नहीं टूट पाते। और लास्ट में एक टाइप का और एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज। लाइपेज क्या करते हैं, फैट्स के लिए तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चौथे टाइप का एंजाइम भी आपको मिल गया, लिपेज। क्या मिल गया, लिपेज, फैट्स को तोड़ने के लिए आपका लिपेज हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो इस इंटेस्टाइनल जूस, ये अब बहुत आपका जो इंटेस्टाइन में जो फूड आया है वो बहुत सारे ऐसे, अब नॉर्मली आपका जो फूड है वो नॉर्मली हिलता रहता है, सेम टू सेम इंटेस्टाइन में भी, इंटेस्टाइन से भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती रहती है। तो इंटेस्टाइन में ऐसा कौन सा जूस बन जाता है, इंटेस्टाइनल जूस, बहुत सारे मिक्सचर होता है, बाइल का मिक्सचर होता है, आपका पेनक्रियाटिक जूस का मिक्सचर होता है, तो बहुत सारा जूस बन जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूस, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस बना है उसमें आपका कौन सा क्या क्या करते हैं। देखो माल्टेज निकलता है, पहला क्या होता है, माल्टेज, एक टाइप का और एंजाइम। आपका ये चौथा एंजाइम लाइपेज था, ये आ गया फिफ्थ टाइप का, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये तो अपने फोर्थ नंबर पे पढ़ लिया, ठीक है, तो ये वापस नहीं लिखते हैं। तो आपका पहला जो माल्टेज है, इसका काम क्या है, कन्वर्ट द माल्टोज, मींस जो शुगर आपके फूड में आई है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। माल्टोज एक टाइप की क्या होती है, शुगर होती है। तो आपका जो माल्टोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, माल्टेज, एक एंजाइम का, माल्टेज एक एंजाइम है, उसका काम होता है। जब तक माल्टोज एक टाइप की शुगर होती है, जब तक माल्टेज नहीं डालेंगे, एंजाइम नहीं डालेंगे, तो वो ग्लूकोज में नहीं टूटेगा। पेप्टाइडेज एक टाइप का एक और एंजाइम है, जो पेप्टाइड्स एक होते हैं, जो अगर नॉर्मली आप प्रोटीन से क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं, पेप्टाइड से अमीनो एसिड, छोटे से छोटा फॉर्म क्या होता है, अमीनो एसिड बनता है। सबसे बड़ा फॉर्म कौन सा होता है, प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन के बीच का फॉर्म कौन सा होता है, पेप्टाइड्स होता है। अब पेप्टाइड्स को भी तोड़ना पड़ेगा, सबसे छोटे फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो छोटे फॉर्म में लाने के लिए पेप्टाइड्स को तोड़ना होता है, पेप्टाइडेज तोड़ते हैं। पेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं। और लास्ट में लिपेज क्या करता है, कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, छोटे छोटे एसिड्स में तोड़ देता है। ये होता है इंटेस्टाइनल जूस। आई होप यहां तक आपको एंजाइम का पार्ट समझ में आया होगा।
अब आते हैं एब्जॉर्प्शन के पार्ट में। आपका मोटा मोटी सब कुछ हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन के पार्ट जो कि नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। तो इनर सरफेस हैज द विलाई। अब इसके इनर सरफेस में मींस अंदर की वॉल्स में क्या होते हैं, विलाई होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू दी ब्लड। न्यूट्रिएंट्स क्या कर देते हैं, ब्लड में एब्सॉर्ब कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, जो भी एब्सॉर्प्शन क्यों करवा रहे हैं, जितनी एनर्जी आपने डाइजेशन के बाद बनाई है, डाइजेशन करने के बाद एनर्जी बनी है, तो एनर्जी का न्यूट्रिएंट्स या मींस जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह या एनर्जी जो बनी है उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ना, तो वो कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही करवाता है। आई होप यहां तक आपको स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो लास्ट के दो पार्ट बचे हैं। पहला लार्ज इंटेस्टाइन के छोटे से पार्ट एब्सॉर्ब द एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट, जो मैंने आपको बताया। ये फूड जितना भी वेस्ट बन के बाहर निकलेगा ना, वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका होगा, सेमी लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। तो सेमी लिक्विड फॉर्म में से जो वो लिक्विड का पार्ट है वो मोटा मोटी वाटर का है, पूरा का पूरा वाटर अपन बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो रीएब्सॉर्प्शन का काम किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। The remaining waste moves into the rectum and stored as the feces. रेक्टम में आगे मूव करवाने का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। और कौन स्टोर करवाएगा, एज अ फीसेस स्टोर करवाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट पार्ट होता है एनस, फीसेस जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है एक्सपेल थ्रू द एनस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। आई होप यहां तक पूरा प्रोसेस मैंने आपको ह्यूमंस का पढ़ा दिया है, उसका एक एक ऑर्गन पढ़ा दिया, एक एक फंक्शन पढ़ा दिया, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे एंजाइम होते हैं। आई होप यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब अपन आते हैं इस लेक्चर के एंडिंग पार्ट पे, मींस अपन इस लेक्चर को ओवर करने वाले हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको इतना ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद रेस्पिरेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना ही रखने से क्या है ना कि भाई आप थोड़ा सा इसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, अच्छे से नोट कर पाओगे। अच्छे से नोट नहीं करोगे तो ये एंजाइम बहुत जल्दी जल्दी स्लिप हो जाएंगे, आपको पता नहीं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मेल्टोज, पेप्टाइडेज, लाइपेज वगैरह बहुत सारे एंजाइम्स में कंफ्यूज होगा। तो आपको अच्छे से क्या करना है, इसके नोट प्रिपेयर करने हैं, नोट प्रिपेयर करने के बाद अच्छे से इसको डिवाइस भी करना है एनसीईआरटी से, ताकि कुछ छूटा ना हो। इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स जो अपन ने अभी पढ़े। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट कर दिया है, वही देखना है आपको। तो पहला का पहला ऑर्गन, जूस क्या निकलता है, एंजाइम क्या प्रेजेंट होता है, फंक्शन क्या होता है। देखिए पहला का पहला सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपके माउथ में प्रेजेंट थी ना सलाइवरी ग्लैंड्स, वो क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है। तो याद करिए सलाइवरी एमाइलेज बनाती थी। पहला एंजाइम क्या था, सलाइवरी एमाइलेज का एंजाइम था, और उसका काम क्या था, स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे शुगर्स में कन्वर्ट करना। मैंने आपको बता दिया स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में। और वही शुगर माल्टोज शुगर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया माल्टेज एंजाइम में, उसका काम क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक, अब क्या होता है स्टमक जो पार्ट है, अब देखिए स्टमक का पार्ट, स्टमक में क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जो मैंने आपको बताया। कौन निकालता है, जो वॉल्स में जो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो निकालते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या प्रेजेंट था, पेप्सिन प्रेजेंट था। याद करिए पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। HCl क्या करता है, HCl वापस सेम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, और साथ में म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटीन डाइजेशन का काम कौन करवाएगा, आपका स्टमक करवाएगा। लिवर, लिवर से क्या आ रहा था, बाइल आ रहा था। लिवर बनाता बाइल है, स्टोर कौन करवाता है, गॉल ब्लैडर करवाता है। कोई भी टाइप का एंजाइम लिवर से नहीं आ रहा था। एक टाइप का बाइल है जो नॉर्मली इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मींस छोटे छोटे पार्ट पे फैट को तोड़ देता है, बस इतना ही काम है। कोई एंजाइम नहीं था, एंजाइम नहीं पढ़ा अपन ने इधर। पेनक्रियास, पेनक्रियास में क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो इंटेस्टाइनल जूस में पढ़ा ना अपन ने, तो पहला ट्रिप्सिन था। ट्रिप्सिन का काम भी क्या था, प्रोटीन को तोड़ना। लाइपेज का काम क्या था, फैट को तोड़ना, फैटी एसिड, और उसमें ग्लिसरॉल में। लास्ट में एमाइलेज का काम क्या था, मेन सेम, डाइजेस्ट द प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स को तोड़ना। एमाइलेज का काम क्या था, प्रोटीन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज का काम क्या था, इसको तोड़ना। और लिपिड का काम क्या था, फैट्स को तोड़ना। लास्ट में इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस बनते हैं, पेप्टाइडेज यानी पेप्टाइड्स को तोड़ते हैं एमिनो एसिड्स में, माल्टेज को तोड़ते हैं, मेल्टोज को तोड़ते हैं ग्लूकोज में, मींस मेल्टोज जो शुगर बनी ना, शुगर को तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। और लास्ट में लाइपेज को तोड़ दिया जाता है। लाइपेज क्या कर देता है, फैट को तोड़ देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फाइनल डाइजेशन ये करते हैं। आई होप ये टेबल आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अगर ये टेबल याद है तो मींस आपको पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्लियर है। अब की टर्म्स टू रिमेंबर, आपको कुछ टर्म्स रिमेंबर के लिए याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या था, रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द फूड पाइप। रिदमिक कंट्रैक्शन मींस अपर कॉन्ट्रैक्शन, बाहर कॉन्ट्रैक्शन, बाहर कॉन्ट्रैक्शन, बाहर। एक ये रिदम में चलता है, इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक होता है इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन।
तो पहली चीज क्या होती है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाय द बाइल, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफाई फैट लिखा ना, तो वही बड़े बड़े जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं, भाई ये फैट ही तो है, तो ये फैट के पार्टिकल को क्या करना, तोड़ना एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, इसको कौन करता है, इमल्सिफिकेशन को प्रोसेस बोला जाता है। विलाई, विलाई क्या थे, जो इनर सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो नॉर्मली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, उनका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करवाना। जैसे जो रॉ मटेरियल अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन का, जो रॉ मटेरियल का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो वाटर कौन एब्जॉर्ब करवा रहे थे, रूट एब्जॉर्ब करवा रहे थे। तो रूट की ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम टू सेम उसका रूट हेयर्स का काम क्या होता है, उनके पानी को एब्जॉर्ब करना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का काम कौन करवा रहा है, विलाई करवा रही है। और लास्ट में इजेशन का पार्ट क्या होता है, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। आई होप बेटा ली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैंने छोटा सा सेम फर्स्ट लेक्चर भी इतना सही रखा था, एक घंटा 1 घंटा 10 मिनट का, ये भी 1 घंटा 10 मिनट जैसा ही आया होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक अपन इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर को एकदम अच्छे से देखना है। अगर कोई पार्ट समझ ना आए तो वापस के उसको थोड़ा लगा के वापस उसको देखना कि यही पार्ट समझ नहीं आया, वापस देखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये एंजाइम्स वगैरह पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, और बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो आई होप यहाँ से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, आपको जो न्यूट्रिशन इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म जो अमीबा का पढ़ा, ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन था सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके ऑर्गन कौन से थे, उसके फंक्शंस क्या थे, उसको अलग से पढ़ा, उसका पूरा प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस क्या करते थे, पूरा डाइजेशन कैसे होता था, और लास्ट में इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स पढ़े, और लास्ट में की टू प्रोसेस जो रिमेंबर आपको याद रखने हैं। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है, अपनी पूरी जान लगा दी है नोट्स को बनाने में और पूरा समझाने में। आई होप मैं यहाँ तक आपको क्लियर करवाने में पूरा सक्सेसफुल हुआ होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। ठीक है, तो बच्चों अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो करें राइट माइंड्स को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, जो कि होगा रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों।